नमस्कार साथियों, और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AIS स्टडी सर्किल में। आप लोगों के समक्ष मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मुखातिब हो रहा हूं, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज़ अ ब्रीफ सर्वे ऑफ टू सिविलाइजेशन, दैट इज़ इंडस एंड वैदिक। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसके मैं 2 पार्ट बनाने जा रहा हूँ, एंड टुडे इज़ द पार्ट 1। लेकिन कुछ चीज़ें हम इसमें साथ साथ भी देखेंगे कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या थी, डिससिमिलैरिटीज़ क्या थी। और ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो। एज़ फार एज़ अदर एग्जाम्स इज कंसर्न, जैसे कि CAPF हो या CDS हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो भी, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस पीसेस एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, वहाँ भी इस सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट a brief survey of two civilization, that is Indus and Vedic, part 1. So both Indus Valley and Vedic civilization were the prominent civilization of the ancient world। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता प्राचीन विश्व की, कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, जो मुख्य रूप से कहाँ पर विकसित हुई, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इन दोनों ही सभ्यताओं का विकास हुआ। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद वैदिक सभ्यता लगभग उन्हीं जगहों पर विकसित हुई थी। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी जानकारी काफ़ी लेट मिली, और 1921 में जाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे विश्व के सामने आ पाई है। सो ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप जानते हैं। सो दोज इंस्टीट्यूशन, हम पढ़ क्यों रहे हैं इंडस वैली और वैदिक, हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, जिसका जवाब आपको इस लाइन से मिलेगा। Those institutions which were established in these civilization are continued even in modern era of today। ऐसे संस्थान जो उन दिनों स्थापित हो गए थे, वो आज के आधुनिक युग में भी हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इमेज मेकिंग, यानी कि मूर्ति बनाना, मोड ऑफ इमेज वर्शिप, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्टार्ट हो चुकी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ पैंथीज्म, पॉलीथीज्म, कई प्रकार के यज्ञ जो वैदिक काल में आरंभ हो चुके थे, तथा समाज का 4 वर्णों में बटा होना, ये सब हम आज भी देख सकते हैं। और ये सब किसकी देन है, वैदिक सभ्यता की। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस वैली में भी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इन दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ फ़र्क भी हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हम कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा के जो वो हैं अवशेष, वो हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन वैदिक पीरियड में ये सब चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक, सो द पीरियड ऑफ इंडस वैली एंड वैदिक सिविलाइजेशन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है वो चलता है 2600 BC से लेकर 1700 BC तक। कुछ बुक्स में इसको 1750 BC भी दिया गया है, तो वो भी ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। बोथ डेट्स आर ओके, फाइन। और इसमें इतिहासकारों ने 2 फेज़ के बना रखे हैं। एक है इसका मैच्योर फेज़, यानी कि परिपक्व जो स्थिति थी वो, और जो लेटर हड़प्पन फेज़ है वो चलता है 2000 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में। वहीं वैदिक सभ्यता और इंडस वैली सभ्यता के बीच में 150 वर्षों का अंतराल भी मिलता है, और ये 150 साल बाद स्थापित होती है व्यवस्था, जिनकी स्थापना करी थी आर्यों ने। ठीक है, काफ़ी डिटेल स्टडी चाहिए इसकी वैदिक सिविलाइजेशन की, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से लेकर 600 BC, और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज़ ऋग्वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है पोस्ट वैदिक पीरियड, जो कि शुरू होता है 1000 से 600 BC। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिविलाइजेशन कम टू अस फ्रॉम द टेक्स्ट। व्हाट टेक्स्ट? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फाइन, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज टू नो द वैदिक सिविलाइजेशन। लेकिन वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई हमको टेक्स्ट नहीं मिलता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमारे पास कोई ऐसा ग्रंथ मौजूद नहीं है कि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ के समझ लिया जाए। तो यहाँ पर इतिहासकारों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी कि आखिर ये सभ्यता थी कैसी। तो उनके द्वारा जो भी अवशेष छोड़े गए थे, उन्हीं को आधार मानकर हमने, या हमारे इतिहासकारों ने, जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने इस इतिहास को लिखा होगा, और काफ़ी हद तक सही भी लिखा है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें हाईलाइट जो मैंने चीज़ आपके लिए करी है वो ये है कि अराउंड 1000 BC अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम अतरंजी खेड़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क इन 1000 BC।
दरअसल वैदिक पीरियड जो है ये है तो 1500 से लेकर 600 के बीच में, लेकिन एक जो 1000 BC की जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हमको लोहे के अवशेष मिलते हैं जिसने मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति का काम किया था। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि पोस्ट वैदिक पीरियड में काफ़ी चेंजेस आने शुरू हुए थे। इसको भी हम देखेंगे बाद में, ठीक। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप लोगों को पढ़ना क्या है? पढ़ना है आपका इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसका पॉलिटिकल सेटअप क्या था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक दशाएं कैसी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें ट्रेड एंड कॉमर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। और ऐसी कई सारे सिद्धांत हैं जिसमें ये पता चलता है कि इस सभ्यता का पतन हुआ कैसे, अचानक से क्या हुआ कि इस सभ्यता में धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये सभ्यता एकाएक समाप्त भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ ये देखिए, ये रहा इसका एक्सटेंट, ये इसका मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर ये डेवलप हुआ था। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन कौन से राज्य इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा पाकिस्तान है, हमारा राज्य इंडिया का गुजरात है, राजस्थान का नॉर्थ वाला पार्ट है, वेस्टर्न यूपी है, कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, थोड़ा सा नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाला पार्ट भी है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के जो दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई तो रह रहा होगा। जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उसको कहा जाता है क्या, पेस्टोरल कम्युनिटीज़, यानी कि मवेशी, या कह सकते हैं कि चारागाह किस्म के जो लोग थे, वो कम्युनिटीज़ वहाँ रहा करती थी सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर से। आपको बात समझ में आ रही होगी। सॉरी। तो दिस इज़ द मैप, ये है उसका मैप, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस वाले क्षेत्र में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था और काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई थी। जैसे कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक शहरी सभ्यता थी, और जिसके प्रमाण हमको वहाँ से जो मिली वस्तुएं हैं उससे होती है। जैसे कि सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। तो ये पॉसिबल वहाँ पर है जहाँ पर कुछ अर्बन सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि सड़क के साथ साथ नाली भी चल रही है, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न वॉज वेरी गुड, ड्रेनेज पैटर्न यानी कि जो निकासी प्रणाली थी बड़ी उन्नत किस्म की थी। मूर्ति का बनाना, ठीक है, व्यापार, ये सारी चीज़ें जो भी हमको देखने को मिलती हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। देखिए लोकेशन इसकी क्या है, लोकेशन इसकी है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र। इसका टोटल एरिया कितना है, 12,99,000, काफ़ी बड़ी है और अपनी समकालीन सभ्यताओं से काफ़ी बड़ी है। और इसकी समकालीन सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना भी है। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें देखेंगे कि वो कौन कौन सी जगह थी जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। एक तो आपका गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, जो कि अभी मैंने आपको कहा मैप देखते समय, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ कश्मीर एंड मेजर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि शुरुआती स्थल थे मिलने वाले 1921 और 22 में, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। नदी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसी भी सभ्यता को स्थापित होने में, तो वही काम सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने किया होगा, ठीक है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट एस्टैब्लिश्ड दिस सिविलाइजेशन। So what were the major rivers? Most of these sites are located on the bank of the river like Indus and its tributaries, जैसे कि पता है आपको, रावी है, झेलम है, चेनाब है, सतलज है, व्यास है, घग्गर, हिंडन, भोगवा। These are some of the important rivers। कभी कभी यहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये साइट किस नदी के किनारे प्राप्त हुई है। So this is very important for UPSC point of view। ओके, देखिए सबसे पहले जो साइट है वो मिली थी आपकी हड़प्पा। सभी लोग ये बात आप लोग जानते ही हैं कि सबसे पहली जो साइट खोजी गई थी वो थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अंडर द डायरेक्शन ऑफ दयाराम साहनी द हड़प्पन साइट वाज एक्सकवेटेड एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ईयर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करी, RD बनर्जी ने। तो इसकी खुदाई को लेकर रिसर्च, जितनी खोज हो सकती थी, कारण क्या थे, जो भी थ्योरीज थी, जो भी स्टडीज़ थी, उसका काम 1990 तक चलता रहा।
और लगभग 1990 तक 1500 ऐसी साइट्स खोज दी गई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित थी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलोंग्स टू दिस सिविलाइजेशन। तो अदर मेजर साइट्स सभी कुछ तो इसमें कवर नहीं कर पाया हूँ मैं इसमें, लेकिन फिर भी आपको दिशा दिखाने के लिए ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों को किताबें भी पढ़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, दैमाबाद, रोपड़, सरकोरडा, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि जितनी भी साइट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, बनवाली, रोजडी, रंगपुर, कोटजीजी, आलमगीरपुर, भिरन्ना, देसलपुर, ये सब कहाँ पर थी, किस चीज़ के लिए जानी जाती थी, किस नदी के किनारे थी, इसको आप खोजिए अपनी बुक से और ये भी तलाशने की कोशिश करिए कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज साइट्स आर नोन फॉर इट्स स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। ये जितने भी स्थल हैं वो किसी न किसी खास चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो वॉज द मोस्टली नोन फॉर इट्स ग्रेट बाथ, यानी कि अपने वृहद स्नानागार के लिए जाना जाता है मोहनजोदड़ो। ग्रेनरी यानी कि अन्नागार, जहाँ पर जो भी अन्न था, धान या गेहूँ, उसको सुखा के हम स्टोरेज काइंड ऑफ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली है। डांसिंग गर्ल इमेज यानी कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, आगे अभी स्लाइड में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की मूर्ति है वो। इसी प्रकार हड़प्पा ग्रेट ग्रैंडी के लिए जाना जाता है। R37 नाम की एक कब्रगाह है, उसके लिए जाना जाता है, समथिंग लाइक दैट। लोथल नोन फॉर इट्स डॉकयार्ड। लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो अपने डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता है। फायर अल्टर यानी कि अग्नि वेदिकाएँ इन सब जगहों से मिली हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स विच आर डिस्कवर्ड फ्रॉम दीज साइट्स। और कुछ ना कुछ ज़रूर काम होता होगा इन सबका। फायर अल्टर्स का मतलब होता है कि अग्नि वेदिकाएँ। आपने यज्ञ देखे होंगे कि यज्ञ कैसे होते हैं, पंडित लोग यज्ञ करते हैं, उसमें घी डालते हैं, आग जलती है। तो दिस मीन्स व्हाट? इट मीन्स, एक थ्योरी बताती है कि जब फायर अल्टर्स की जो मौजूदगी है, इससे ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बागडोर थी वो पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। ऐसा मानते हैं कुछ इतिहासकार कि दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज गवर्न बाय whom? It was governed by none other than the priest class, or you can say the जो पुरोहित वर्ग है वो। So all of these sites of this civilization known for its specific findings. Most of its feature are common, but some of them are very specific, and it is very important for the UPSC. कुछ चीज़ें तो बड़ी सिमिलर हैं सभी जगह, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हैं जो कहीं और नहीं मिली हैं, और यही चीज़ UPSC के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइट्स ऑन द रीजनल बेसिस। जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्रीय आधार पर भी ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी साइट्स थी वो मिली कहाँ से हैं। ठीक है, तो चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान वाले इलाके में है, बहावलपुर हरियाणा वाले इलाके में, यहाँ देख सकते हैं कि इसका प्रभाव था। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सिंध वाला रीजन, गुजरात, बलूचिस्तान, कोस्टल रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो किस आधार पे था? क्षेत्रीय आधार पे था, यानी कि रीजनल बेसिस पे था। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, जैसा कि मैंने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ व्हाट? इट्स टाउन प्लानिंग, यानी कि जिसकी नगर नियोजन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इट्स टाउन प्लानिंग, नो डाउट। दे वर एस्टैब्लिश्ड इन अ ग्रिड पैटर्न, रोड क्रॉसेस ईच अदर एट 90 डिग्री, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी आप जानते ही हैं। ई सेटलमेंट हैविंग 2 माउंट्स, जो भी बस्तियां थीं वहाँ पर 2 टीले थे, एक पूरब और एक पश्चिम। ठीक उस तरीके से समझ लीजिए कि कुछ शहर ऐसे होते हैं जिसका कुछ इलाका काफ़ी ऊंचाई पे होता है और कुछ इलाका थोड़ा नीचे की तरफ होता है। अगर आप उस ऊंचे वाले इलाके पे जाएं तो पूरे शहर को आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे रहता है। तो दैट वाज द पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट कि यहाँ पर 2 प्रकार के टीले हैं, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है। जो वेस्ट माउंट यानी कि जो पश्चिमी टीला था वो ऊंचाई पर था, लेकिन उसका आकार काफ़ी छोटा था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल ईस्ट माउंट इज़ लार्जर एंड नोन फॉर जनरल सेटलमेंट। पश्चिमी टीले में खास लोग रहते थे और पूर्वी टीले में जो कॉमन मास है उस समय का वो रहा करता था, और उसका आकार भी काफ़ी बड़ा था क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा रही होगी। ठीक है, सिटाडेल का मतलब होता है क्या? एक तरह से बाउंड्री समझ लीजिए
ठीक है ना, दुर्गीकरण कह सकते हैं। यूजुअली आमतौर पर जो पश्चिमी टीला है वो उसकी जो सुरक्षा प्राचीर थी उसमें हुआ करती थी, वहीं जो पूर्वी टीला है वहाँ पर इस प्रकार का कोई भी बंदोबस्त नहीं था। लेकिन स्टिल सम ऑफ द एक्सेप्शंस वर आल्सो देयर, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि चनहुरुलो डज नॉट हैव एनी फोर्टिफिकेशन। चनहुरुलो में किसी भी प्रकार का कोई भी किलेबंदी नहीं थी। लेकिन जो कालीबंगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईस्टर्न माउंट वॉज ऑल्सो फोर्टिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू गाइज। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ऐसा था जिसका पूर्वी टीला भी क्या है, दुर्गीकृत हुआ करता था? आंसर इज नन अदर देन कालीबंगन। कालीबंगा से और भी कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे हैं। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द लोथल एंड सरकोटा वॉज कॉमन। ठीक है, लोथल और सरकोटा में कुछ चीज़ें कॉमन थी, और वो ये है कि बोथ सेटलमेंट डज नॉट हैव सेपरेट माउंट्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से बनता है कि लोथल और सरकोटा में दो अलग अलग प्रकार के टीले नहीं हैं। ठीक है, एंटायर रीजन वॉज एज अ होल वॉज फोर्टिफाइड। पूरा क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, चाहे वो वेस्ट हो चाहे वो ईस्ट हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो इन दिस लेक्चर जो मैंने इस पेज में पढ़ा है उसमें ये बॉर्डर निकल के आया है कि कालीबंगा किस चीज़ के लिए जाना जाता है, कि ईस्टर्न माउंट भी क्या है, फोर्टिफाइड यानी कि दुर्गीकृत है, और लोथल और सरकोटा के भी कुछ हमको सिमिलैरिटीज़ हमको देखने को मिली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो पॉलिटिकल सेटअप था वो क्या कहता है। देखिए, क्योंकि हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कोई लिखित प्रमाण तो मिलता नहीं है। लिखित प्रमाण न मिलने की वजह से होता ये है कि हमें कुछ चीज़ों का सिर्फ अंदाज़ा लगाना पड़ता है। उनके द्वारा जो भी चीज़ें छोड़ी गई थी उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है कि कई सारे इतिहासकार अपना मत प्रस्तुत करते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ हिस्टोरियन हैविंग देयर ओन ओपिनियंस। ठीक है, देखिए, डाइवर्जेंट ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग दिस इशू, उनका जो पॉलिटिकल सेटअप था उसको लेकर इतिहासकारों में कई प्रकार के मत प्रचलित हैं, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं जिसकी किताब आप लोग पढ़ते भी हैं, डॉक्टर RS शर्मा। इनकी एंशिएंट इंडिया की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी वाले जो तैयारी करने वाले हैं इसको पढ़ते भी हैं। इनका ये मानना है कि दिस सिविलाइजेशन वॉज मैनेज्ड एंड गवर्न बाय द कॉमर्शियल क्लास। RS शर्मा का मानना है कि वणिक वर्ग जो व्यापार करता था वो इस सभ्यता को चलाता था, वो गवर्न करता था। लेकिन एक और इतिहासकार है जिनका नाम है A.L. बाशम, वो कहते हैं कि प्रीस्ट क्लास वर अमंग द रूलिंग क्लास। पुरोहित वर्ग को इन्होंने क्या माना है, शासक वर्ग माना है। इन्होंने क्यों मान लिया होगा ऐसा? हो सकता है कि जो अग्नि वेदिकाएँ हैं, ठीक है, उसकी जो मौजूदगी है उस पर इन्होंने मान लिया कि देखिए प्रीस्ट क्लास का भी एक अपना एक अच्छा खासा होल्ड रहा होगा और उसने इस व्यवस्था को संचालित किया होगा। हिस्टोरियंस लाइक हंटर, मैके, स्टुअर्ट पिगट पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन एज वेल। इन इतिहासकारों ने भी अपने अपने मत ज़रूर प्रस्तुत किए हैं। अब देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक ढांचा था वो क्या था। वी डू नॉट हैव अ रेफरेंस ऑफ वर्ना सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था की हमको कोई जानकारी नहीं मिलती, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक्सकवेशन इंडिकेट्स अबाउट हायरार्की इन सोशल सिस्टम। लेकिन खुदाई से ये प्राप्त होता है कि एक प्रकार का जो वो है ना, हायरार्की मतलब ऊपर से नीचे, उसके नीचे कोई ये जो सेटअप है उसके बारे में जानकारी मिलती है। फर्स्ट वन वाज स्पेसिफिक क्लास एसोसिएटेड विद अपर टाउन। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो वेस्टर्न माउंट था, वेस्टर्न माउंट यानी कि जो हमारा पश्चिमी टीला था, वहाँ पर एक ख़ास वर्ग रहता था। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि एक अपनी अलग ही क्लास थी उसकी। मिडिल सेटलमेंट वर फॉर द मिडिल क्लास मर्चेंट्स एंड फॉर ब्यूरोक्रेट्स की भी जानकारी मिलती है। वाइल द लोवेस्ट टाउन वर फॉर आर्टिशन एंड वर्कर्स, जो कारगार हैं, ठीक है, जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, जो मूर्तियाँ बनाता है, इस प्रकार के जो लोग रहे होंगे वो निचले नगर से जुड़े होते थे, तो उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। और जो वेस्टर्न माउंट में रहते थे उनकी कैटेगरी अलग थी, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास भी कह सकते हैं उसको। तो उनका जो स्थान था समाज में वो थोड़ा सा उच्च माना गया है। रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। ये एक मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ये आपको पता होना चाहिए। द कंडीशन ऑफ वुमन वर वेल टू डू एंड नीड स्पेशल मेंशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फीमेल फिगरेंस इंडिकेट्स दैट सोसाइटी वॉज मैट्रीलिनियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता
एकमात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मृण मूर्तियाँ मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें जो डोमिनेट किया है वो किसने किया है? महिलाओं की मूर्ति ने किया है, फीमेल की मूर्ति ने किया है, विच इंडिकेट्स दैट द सोसाइटी वॉज, द सिविलाइजेशन वॉज मैट्रीलिनियल। एकमात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करके ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही ब्रीफ करके पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इकोनॉमिक कंडीशन हम बात करते हैं, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्टेबल थी। इकोनॉमी वॉज एग्रो बेस्ड एंड क्वाइट डेवलप्ड, फैमिलियर विथ वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स। इनकी जो अर्थव्यवस्था थी ये कृषि आधारित थी, यानी कि सिर्फ पशुओं को पालना ही काफ़ी वो नहीं करते थे। एग्रीकल्चर वॉज देयर मेन इकोनॉमिक स्टे एंड दे वर फैमिलियर विथ वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो। इनको कई प्रकार की फसलों की भी जानकारी थी, चाहे वो रबी फसल हो, चाहे वो खरीफ फसल हो, ठीक है, इन दोनों के ही बारे में इनको अच्छी खासी जानकारी थी। गेहूँ है, बारले है, मस्टर्ड यानी कि सरसों, चावल, धान, इन सब के बारे में जानकारी थी। इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन द वर्ल्ड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एक श्रेय दिया जाता है पूरे विश्व में, और वही है कि ये पहले लोग थे जिन्होंने कपास को उगाया था, जिसको ये लोग क्या कहते थे? सिंडन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, फाइन। सो इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू ग्रो कॉटन इन द वर्ल्ड एज वेल, और इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? सिंडन, याद रखिएगा। ग्रेन वर स्टॉक्ड इन बिग ग्रेनरीज। जो अनाज था वो बड़े बड़े अन्नागारों में स्टोर किया जाता था। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आजकल तो खैर बाज़ार में रेडीमेड आटा मिल रहा है, लेकिन हमारे टाइम पे या आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो गेहूँ रखते हैं अपने घर में। तो गेहूँ किसी न किसी चीज़ में रखते ही होंगे वो लोग। एक कंटेनर होता है बड़ा सा टिन का, उसके अंदर गेहूँ लोग डालते हैं और 25-30 किलो निकालते हैं और उसको पीसने के लिए देते हैं, उस आटे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो बड़े बड़े अन्नागार हैं यहाँ पर ग्रेन को स्टॉक करने के लिए बनाए जाते थे। हड़प्पा ख़ास तौर पर इस चीज़ के लिए जाना जाता था। सो ग्रेन वर स्टॉक्ड इन बिग ग्रेनरीज अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, ठीक है, ग्रेनरीज में स्टोर करते थे। और अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर दे ऑल्सो प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर के साथ साथ वो पशुपालन भी क्या करते थे। एंड दे वर फैमिलियर विद वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स एज वेल। देखो, उनको लगभग सभी प्रकार के जानवरों की जानकारी थी। घोड़े के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। हॉर्स वॉज नॉट नोन टू दैम बट सम एक्सेप्शंस वर ऑल्सो देयर। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिलते हैं। सरकोरडा एक नाम की जगह है जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, गुजरात में है वो जगह। एक जगह है राना गुंडई जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान वाले इलाके में। तो यहाँ से हमें कुछ घोड़े के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। बट स्टिल ये बात पूरी तरीके से कही जा सकती है कि हॉर्स वॉज नॉट फैमिलियर टू द इंडस पीपल। हॉर्स के लिए इंडिया दरअसल कभी जाना भी नहीं गया। हॉर्स की ब्रीडिंग कभी इंडिया में उतने बड़े स्तर पर पहले कभी होती भी नहीं थी, ठीक है। अरबी घोड़े और इराक के घोड़े, टर्की के घोड़े ही बड़े मशहूर थे, जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब हम सल्तनत पीरियड देखेंगे तब। आगे देखते हैं इसमें कि आर्टिसंस एंड इंडस्ट्री, उस समय के जो उद्योग थे उसके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ थी। कॉटन टेक्सटाइल वॉज द मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडस पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंडस सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री क्या थी, तो आप जवाब देंगे क्या? कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि कपास जो उद्योग है सबसे इंपॉर्टेंट था। माइनिंग वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइनिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि इंडस पीपल वर द फर्स्ट वन टू एक्सकवेट कॉपर। ये पहले लोग थे जिन्होंने तांबे को इन्होंने खोज निकाला था, और तांबे से कई प्रकार के औजार, कई प्रकार की चीज़ें बनाने में काफ़ी निपुण हो गए थे। दे वर बिकम वेरी वेल वर्स्ड इन द वर्क ऑफ कॉपर। और इनको एल्केमी भी आती थी, यानी कि दो धातुओं को मिला के एक और बड़ी मजबूत धातु बनाने जानते थे, जिसको कहते हैं क्या? ब्रॉन्ज, यानी कि कांसा। यानी कि मोस्ट ऑफ द इमेजेस विच वर डिस्कवर्ड फ्रॉम दीज साइट्स आर मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, यानी कि कांस। इसीलिए इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जानते ही होंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द यूपीएससी। ट्रेड एंड कॉमर्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपको ये पूरा सेशन कह सकते हैं कि जो पूरा जो कॉमर्स वाला जो टॉपिक है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना चाहिए आपको। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
I'll suggest you. Okay, it is very important. In general, it can be said that trade and commerce were one of the most important component of Harappa people. Presence of great granaries, uniform scripts, weight and measurement. अब देखो ट्रेड एंड कॉमर्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कैसे पहचान ले रहे हैं कि व्यापार और वाणिज्य का इनके जीवन पर बहुत अधिक इम्पैक्ट था भाई। ठीक है, कैसे? जो बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं वो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, हाँ इनकी एक लिपि हुआ करती थी जिसको बूस्टोफेड्रन कहा गया है। क्या कहा गया है? बूस्टोफेड्रन। सो बूस्टोफेड्रन was one of the important script which was in vogue in those times, but problem is that इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है, अनडेसिफर्ड है ये। अगर पढ़ लेते तो पता चल जाता कि हाँ भाई लिखा क्या इन लोगों ने, लेकिन एक पैटर्न तो पता चलता है कि जो इनकी स्क्रिप्ट थी वो बड़ी कॉमन थी, यूनिफॉर्म थी। वेट एंड मेजरमेंट यानी कि बाँट भी मिलते हैं जिससे कि तोला जाता होगा किसी चीज़ को। सील्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम लोथल एंड अदर साइट्स, अदर आर्टिकल्स एज वेल। देखिए लोथल से जहाँ से डॉकयार्ड मिला है वहाँ से अन्य सभ्यताओं की भी क्या मिली हैं, कुछ अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स इनका क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। डॉकयार्ड नोन फॉर एक्सटर्नल ट्रेड, जो डॉकयार्ड है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था? बाह्य व्यापार के लिए। ठीक है। Religion was very important topic again. Mother goddess was the chief deity. Proto Shiva, various other symbols were also discovered. देखिए इसमें ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वही है कि धर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था और मातृ देवी इनकी सबसे प्रमुख देवी थी। एक बात तो पक्की है कि मूर्ति की पूजा ये लोग करते थे। बड़े मज़े की बात है कि मूर्ति की पूजा की शुरुआत इंडस वैली से हमको मिल जाती है, वहीं बीच में फिर गायब हो जाती है जब वैदिक सिविलाइजेशन की स्थापना होती है तब। शिव का आद्य रूप भी हमको मिला है और एक हमारे इतिहासकार हैं जिसका नाम है मैके, इन्होंने मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर डिस्कवर करी है जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा गया है और चारों तरफ से जानवर से घिरा हुआ है। इसकी पहचान इन्होंने एक आद्य शिव के रूप में करी है। इसको कहा गया है क्या? प्रोटो शिवा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। इसका रिलीजन अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। ठीक है। फाइनल राइट यानी कि मरने के बाद क्या मृत व्यक्ति के साथ क्या करते थे? दे हैव बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद व्यक्ति का एक और जीवन होगा, ऐसा इनका विश्वास था। 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बरियल्स वर इन वोग। 3 अलग अलग प्रकार के जो प्रैक्टिसेस थी वो हमको मिलती हैं देखने को। एक है कंप्लीट बरियल, एक है पार्शियल बरियल और एक है क्रीमेशन। कंप्लीटली बरियल में क्या होता था कि मृत व्यक्ति को पूरी तरीके से गाड़ देते थे और उसका सर होता था नॉर्थ की तरफ और पैर होते थे दक्षिण की तरफ। गाड़ा कुछ इस तरीके से जाता था कि उसके घुटने मोड़ दिए जाते थे और उस मृत व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को भी साथ में गाड़ देते थे। इसी बात से हमको पता चलता है कि दे हैव अ बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसा कहीं लिखा हुआ हमको नहीं मिला है। ये इस चीज़ से प्रमाण मिलता है कि अगर यार मर गया व्यक्ति तो उसके बाद उसके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को भी गाड़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि दे हैव अ बिलीफ इन व्हाट? दे हैव अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। पार्शियल बरियल में क्या होता था कि व्यक्ति को गाड़ देते थे लेकिन उससे पहले मरने के बाद उसको खुले स्थान पर छोड़ दिया जाता था ताकि उसको जंगली जानवर खा लें और जो उसका जो अवशेष रह जाएगा उसको गाड़ते थे। अल्टीमेटली गाड़ते ही थे लास्ट में। ठीक है। क्रीमेशन यानी कि अंत्येष्टि संस्कार, कहीं कहीं पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पर मृत व्यक्ति को का दाह संस्कार होता था, यानी कि उसको जला देते थे और उसके बाद उसकी जो राख बचती थी उसको भी अल्टीमेटली वो गाड़ देते थे। तो ये जो प्रैक्टिस हैं ये सब जगह नहीं मिली, कहीं पर कुछ मिला है, कहीं पर कुछ और कहीं पर कुछ। ठीक। एक समय ऐसा आया होगा कि जब इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया, और सभ्यता का पतन हुआ कैसे इसको लेकर भी कई सारी थ्योरीज़ हैं। वेरियस थ्योरीज आर देयर विच थ्रोज लाइट ओवर इट्स डिक्लिनेशन बाय वेरियस हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये जो मैंने आपको ब्रैकेट में के अंदर रखा है यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा इतिहासकार कौन सी थ्योरी को मानता है। जैसे कि जियोलॉजिकल चेंजेस मानते हैं जॉर्ज एफ डेल्स, ये अमेरिका के हैं। R.L. राइक्स, ये भी अमेरिका के हैं। H.D. लैम्ब्रिक, इनका मानना है कि जियोलॉजिकल चेंजेस आए होंगे तब जाकर ये सभ्यता समाप्त हुई होगी। फ्लड, बाढ़ आ गई है, ऐसा मानना है जॉन मार्शल का और S.R. राव का। आर्यों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, उस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई थी, ऐसा मानना है स्टुअर्ट पिगट, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और मैके का। क्लाइमेट चेंज
सो मैनी थिंग्स आर, यानी कि कलेक्टिवली हम किसी एक चीज़ एक रीज़न को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे हैं। सो मैनी ऑफ रीज़न आर देयर, यानी कि कोई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आया होगा, कहीं कहीं पर जियोलॉजिकल चेंजेस देखे गए होंगे, कहीं कहीं पर आर्यों का आक्रमण का प्रमाण भी मिलते होंगे, महामारी फैल गई थी ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि मानना है KUR कैनेडी, ये भी अमेरिकन है, इनका मानना है कि महामारी फैल गई थी जिसकी वजह से सभ्यता का पतन हो गया। जॉन मार्शल का मानना है कि प्रशासनिक गतिरोध हो गया होगा। सो वेरियस हिस्टोरियंस गिविंग देयर ओन ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू विच वी कैन कंक्लूड दैट कि नॉट ओनली सिंगल बट देयर आर वेरियस रीजन्स मस्ट हैव बीन देयर which responsible for the decline of this civilization, very important civilization. Okay, ये देखिए, ये है कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती है। जैसे कि ये डांसिंग गर्ल है, यानी कि मूर्ति बनाने की कला बहुत ही निपुण थी उनके समय की। ये देखिए एक हाफ बस्ट मिला है, एक पुजारी की मूर्ति बताई जाती है। ये संभवतः यूनिकॉर्न होंगे, यानी कि यूनिकॉर्न जो है वो सबसे पवित्र पशु था इनका, क्योंकि जितनी भी मोहरें मिली हैं वो किस फॉर्मेट में मिली हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। मोहरों का जो फॉर्मेट था वो स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, कहीं कहीं पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिली हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे कॉमन क्या था, तो आप क्या कहेंगे, स्क्वायर। ठीक है ना। ये देखिए पॉटरी बनाने में भी बड़े निपुण थे वो लोग। ये सारी इमेजेस, ये सारी फाइंडिंग्स, ये सारी सील्स, ये सब किसकी हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं। ये देख सकते हैं आप, आपको NCERT की बुक्स में भी आपको तस्वीर देखने को मिल जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इस समय, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की हैं। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से संरक्षित करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में रखा गया है, इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ व्हाट वैदिक सिविलाइजेशन, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि पढ़ना क्या है हमको, इनका जोग्राफिकल एक्सटेंट, जिसके लिए मैंने मैप लगा रखा, भी दिखाता हूँ आपको। रिवर्स पॉलिटिकल सेटअप, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इट्स वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य सबसे इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा याद रखने में इसको दिक्कत भी होती है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको। वेदास आर द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैदिक पीरियड। सारी जानकारी हमको इन लोगों की कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। वैदिक लिटरेचर comprises of 4 Veds. They are concerned Brahman, Aranyak, Upanishad. Upved are considered to be the part of post-Vedic literature, and Vedangs are the limbs of the Vedas. लिम्ब यानी कि उसके जो अंग हैं वो मारे जाते हैं। So these things are very important for the as far as Vedic civilization is concerned. ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए। वैदिक लिटरेचर है, कंसर्न ब्राह्मण टेक्स्ट है, यानी कि जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ उसकी ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण होगा, ऋग्वेद का अपना अरण्यक होगा, ऋग्वेद का अपना उपनिषद होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, और उपनिषद। ठीक, 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौस्तुकी। अरण्यक भी 2 हैं उसके, ऐत्रेय कौस्तुकी। उपनिषद भी 2 हैं, ऐत्रेय कौस्तुकी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले वैदिक लिटरेचर के बारे में समझाऊंगा कि वैदिक लिटरेचर क्या चीज़ है। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज़, ये देखिए इसका मैप है, और हम देख सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो भी लगभग वहीं पर इस्टेब्लिश हुई जहाँ पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह रहे थे। इनका नक्शा थोड़ा सा छोटा है, आप देख सकते हैं। ये जो भरत, पुरु, मत्स्य, अनु, तुर्वासा, ये सब किसके नाम हैं, जन के नाम हैं। किसके नाम है, कबीले में रहते थे ये लोग, तो इनके सभी कबीलों का क्या है, नाम भी अलग अलग होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वैदिक लिटरेचर और वैदिक सभ्यता है जो थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। माय नेम इज़ नवीन, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और डू कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।